नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो है वो शेखावाटी मिशन 100 के तहत राजस्थान के RBSC पाठ्यक्रम से संबंधित है और 10th क्लास के इसमें SST विषय को कवर किया जाएगा। पहला जो चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर से लगभग 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। कितने अंक आएगा? 4 अंक का, जो कि निबंधात्मक शैली का क्वेश्चन होगा। तो आइए चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है जर्मनी के एकीकरण को समझाइए। तो एकीकरण से पूर्व जर्मनी विभिन्न राज्यों में विभाजित था, अलग अलग राज्यों में ये बटा हुआ था। 1848 से पूर्व जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप जर्मनी एक नवीन राज्य के रूप में उदय हुआ। अब देखो, राष्ट्रीयता का विकास, पहला जो बिंदु है वो जर्मनी में मध्यम वर्ग के माध्यम से राष्ट्रीयता का विकास हुआ। मध्यम वर्ग के माध्यम से ही राष्ट्रीयता का इसमें विकास हुआ जर्मनी में, जिसने जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब मध्यम वर्ग के माध्यम से ही राष्ट्रीयता का विकास हुआ, इसी कारण जर्मनी के एकीकरण का मार्ग खुला। दूसरा है विभिन्न क्रांतियों का प्रभाव। विभिन्न क्रांतियों से प्रभावित होकर स्वतंत्र जर्मन राष्ट्र के निर्माण का लक्ष्य रखा। वहाँ पे बहुत सी अनेक तरह की क्रांतियाँ हुई। यह नया राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता व संघ निर्माण की विचारधारा पर आधारित था। तो जर्मनी का जो नया राष्ट्र निर्माण था वह स्वतंत्रता, समानता व संघ निर्माण की विचारधारा पर आधारित था। अगला जो है वो है बिस्मार्क का योगदान। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने पर्सा के नेतृत्व में किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। और किसके नेतृत्व में किया? पर्सा के नेतृत्व में। बिस्मार्क ने पर्सा की सेना तथा नौकरशाही को काम में लेकर अपने रक्त लोहे की नीति अपनाई तथा डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस युद्ध लड़कर नवोदित राष्ट्र जर्मनी को स्थापित किया। किन किन से युद्ध लड़ा? डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से तथा फ्रांस से। अगला जो इसका बिंदु है वो है विजय उत्सव। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने नव स्थापित जर्मनी के संचालन हेतु पर्सा के राजा विलियम को सम्राट घोषित किया। तो जर्मनी के संचालन हेतु पर्सा के राजा विलियम को सम्राट घोषित किया, विजयोत्सव मनाया। अगला जो क्वेश्चन है वो है रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीयता के विकास में इसका योगदान लिखें। तो रूमानीवाद क्या है देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की भूमिका के कारण नई सांस्कृतिक विचारधारा अस्तित्व में आई, जो रूमानीवाद कहलाती है। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की भूमिका के कारण संस्कृति की प्रभावी भूमिका रही, जिससे क्या हुआ? नई सांस्कृतिक विचारधारा अस्तित्व में आई, देखने को मिली। इस जो क्या कहलाती है? रूमानीवाद कहलाती है। रूमानी कलाकार तथा कवियों ने सांझी संस्कृति के आधार पर नवीन राष्ट्र की परिकल्पना की। रूमानीवाद का योगदान, इसका पहला बिंदु है लोक संस्कृति। रूमानी दार्शनिक का दावा था कि जर्मन संस्कृति सभी में विद्यमान है, अतः उन्होंने काव्य, संस्कृति, संगीत के माध्यम से प्रचार किया। उन्होंने काव्य, कविताओं वगैरह, संस्कृति, संगीत आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। दूसरा था भाषा। सांस्कृतिक विकास में भाषा का योगदान महत्वपूर्ण था। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में एक कड़ी का काम करती है। अगला है वो है संगीत। यूरोप के अनेक देशों में संगीत के माध्यम से भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया गया। लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है वह 19वीं सदी में राष्ट्रों का विकास किस आधार पर हुआ? तो राष्ट्रों का विकास विभिन्न प्रकार से हुआ। 19वीं सदी में राष्ट्रों का विकास अनेक प्रकार से हुआ तथा राष्ट्रीयता की भावना के कारण नवीन राष्ट्र की संकल्पना बनी। जर्मनी राष्ट्र का विकास, इसका पहला बिंदु है संसद। 1848 में जर्मन संघ ने राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर एक संसद का गठन किया, जो फ्रैंकफर्ट संसद कहलाती है। तो जर्मन संघ ने जो संसद बनाई उसका क्या नाम था?
1848 में जो संसद बनाई उसका नाम था फ्रैंकफर्ट संसद। दूसरा बिंदु है बिस्मार्क की भूमिका। बिस्मार्क ने पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। तो पर्सा के नेतृत्व में बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण किया। बिस्मार्क ने पर्सा की सेना व नौकरशाही के माध्यम से युद्ध लड़कर एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। अगला है विजय उत्सव। 1871 में बिस्मार्क ने जर्मनी के शीश महल विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया तथा नए राज्य में मुद्रा बैंकिंग कानूनी व्यवस्था लागू की गई। इटली का विकास, ये अपन इसके आगे देखते हैं। मेजिनी का योगदान। इटली एकीकरण से पूर्व विभिन्न राज्यों में बटा था। तो इटली का जब एकीकरण हुआ उससे पहले वो विभिन्न राज्यों में बटा था। अतः मेजिनी ने 1831 में यंग इटली का निर्माण कर सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। तो इटली का जो एकीकरण है वो मेजिनी ने किया और सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में। इसके बाद है काउर का योगदान। यह सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। तो काउर कहाँ का प्रधानमंत्री था? सार्डिनिया का। अतः इसके कूटनीतिक संधि के माध्यम से लोम्बार्डी प्रदेश प्राप्त किया। गैरिबाल्डी का योगदान, यह इसका अगला बिंदु है। यह महान क्रांतिकारी था। गैरिबाल्डी कौन था? महान क्रांतिकारी, जिसने हजारों की संख्या में लोगों को एकत्र कर दक्षिण इटली को शामिल किया। इसके बाद इसका अगला बिंदु है विक्टर एमुनल का योगदान। यह कहाँ का राजा था? यह सार्डिनिया का राजा था। विक्टर एमुनल सार्डिनिया का राजा था। इसे एकीकृत इटली का राजा बनाया गया। इसने 1866 में वेनेशिया को मिलाया। इस प्रकार से आपका पहला जो चैप्टर है उसके ये जो मेन 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका 4 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, जो अपना चैप्टर है, वो है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से आपको कुल अंक 4 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जो कि 1 अंक का होगा, और एक अति लघुतरात्मक प्रश्न होगा जो कि 1 अंक का होगा, और एक लघुतरात्मक क्वेश्चन होगा जो कि 2 अंक का होगा। तो आइए चलते हैं। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? इसका पहला जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ है, तो इसका आंसर है चंपारण। तो महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया। अगला क्वेश्चन है रोलट एक्ट कब पारित हुआ? तो ए ऑप्शन में 1919, दूसरे में 1917, तीसरे में 1916, चौथे में 1918। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन 1919। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? पहले ऑप्शन में है 1926, दूसरे में है 1928, तीसरे में 1927, चौथे में 1929। तो साथियों इसका आंसर है बी ऑप्शन 1928। तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। अगला क्वेश्चन है पुन्ना पैक्ट समझौता किनके बीच में हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन में गांधी जी व मोहम्मद अली जिन्ना के बीच, दूसरा है गांधी जी और सीआर दास, तीसरा है गांधी जी और अंबेडकर, और चौथा है गांधी जी और नेहरू के बीच। तो इसका आंसर है स ऑप्शन, गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुन्ना पैक्ट समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी? पहले ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, दूसरे में है महात्मा गांधी, तीसरे में सीआर दास, चौथे में जिन्ना। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च कब शुरू की गई? पहले ऑप्शन में है 12 जनवरी 1930, दूसरे में है 25 जून 1931, तीसरे में है 12 मार्च 1930, चौथे में है 12 जुलाई 1930। तो इसका आंसर है स ऑप्शन, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की गई? पहले ऑप्शन में 19
1930, दूसरे में 1929, तीसरे में 1927, चौथे में 1942। तो इसका आंसर है 1929। तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1929 में की गई। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा गया है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? तो चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ। अगला क्वेश्चन है, दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? पहले ऑप्शन में है 1932, दूसरे में है 1935, और इसका अगला ऑप्शन है 1930, और लास्ट ऑप्शन है 1928। तो इसका आंसर है 1930। आइए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन शुरू होने का प्रमुख कारण लिखिए। तो तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, विश्व के सभी मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो खिलाफत आंदोलन का शुरू होने का प्रमुख कारण क्या था? तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर देना। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। पहला इसका जो उद्देश्य है वो देखिए, 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य, मतलब 1 साल के अंदर अंदर अपने को स्वराज्य प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है, बारदोली किसान आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो बारदोली का जो किसान आंदोलन था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? 1928 में। 1928 में बारदोली किसान आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इसका आंसर है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण इसका भारत में क्या हुआ, विरोध हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। भारत माता का छवि चित्र किसने बनाया? इसका आंसर है अविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप कहीं रविंद्रनाथ टैगोर कर दो। तो इसका आंसर क्या है? अविंद्रनाथ टैगोर। अगला हमारा क्वेश्चन है, बेगार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना बेगार कहलाता है। मतलब उसको अपन कुछ पैसे भी नहीं दें, कोई और चीज़ भी नहीं दें, और उससे काम करवाएं, तो उसको क्या कहलाते हैं? वो बेगार कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अली बंधुओं के नाम लिखिए। तो अली बंधु थे मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला हमारा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारत में विरोध क्यों हुआ? तो इसका आंसर है, इस नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, अतः इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड पर टिप्पणी लिखिए। तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने में क्या लगा दी, आग लगा दी। और कब लगाई? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ? उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर, जिसमें 1 थानेदार और 21 सिपाही जिंदा जल गए। ये घटना चोरी चोरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। तो 1919 के अधिनियम की जांच के लिए साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन 1928 को भारत आया। तो 1919 का जो अधिनियम था उसकी जांच करने के लिए साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत में आया। और कब आया? 1928 में आया। भारत में इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, क्योंकि जो एक कमीशन आया इसमें सारे के सारे जो सदस्य थे वो भारतीय नहीं थे, सारे के सारे विदेशी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा से आप क्या समझते हैं? तो 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया।
अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखिए। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक 78 अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर की यात्रा की तथा नमक कानून को तोड़ा। ये यात्रा है वो दांडी मार्च कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है पूना पैक्ट पर टिप्पणी लिखिए। तो सितंबर 1932 में पूना में गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। कब हुआ? सितंबर 1932 में। और कहाँ हुआ? पूना में, इसीलिए इसका नाम क्या है? पूना पैक्ट। तो ये जो समझौता हुआ उसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार दमित वर्ग हेतु प्रांत तथा केंद्र विद्यार्थी परिषद में स्थान आरक्षित कर दिया गया, मतलब उनको एक तरह का आरक्षण दे दिया गया। आइए चलते हैं अपन अगले चैप्टर की ओर। तीसरा हमारा चैप्टर है वो है भूमंडलीयकृत विश्व का बनना। तो इसमें से आपको कुल 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक छोटा क्वेश्चन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, वो 1 नंबर का होगा, और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, और वो 3 अंक का होगा। तो पहला क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1929 में। अगला क्वेश्चन है ब्रेटन वुड सम्मेलन में कौन सी संस्था की स्थापना हुई? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। विभिन्न देशों के बीच परस्पर तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर है वैश्वीकरण। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। 18वीं सदी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो 18वीं सदी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एशिया था। बाहर से ले जाया गया अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाता था? तो उसको गिरमिटिया कहते थे। क्या कहते थे? गिरमिटिया। अगला हमारा क्वेश्चन है G77 में शामिल देश हैं। तो इसमें सारे के सारे विकासशील देश शामिल होते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। तो इसका उत्तर है अमेरिका। मतलब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ा? अमेरिका पे पड़ा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका से आज से है। पहले ऑप्शन में उत्तरी अमेरिका, दूसरे में दक्षिण अमेरिका, तीसरे में कैरिबियन द्वीप और चौथे में सभी। तो इसका आंसर है सभी, मतलब अमेरिका इन सभी से मिलकर बना है। अगला हमारा क्वेश्चन है रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस महाद्वीप में फैली? तो इसका उत्तर है अफ्रीका। तो रीडर पेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका महाद्वीप में फैली। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आप सभी को पता है 1914 में शुरू हुआ। अब इसके जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको अपन देखते हैं। ब्रेटन वुड की जुड़वा संतान के बारे में आप क्या समझते हैं? तो विश्व युद्धों के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को नियमित करने हेतु जुलाई 1944 में अमेरिका में ब्रेटन वुड नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ। अब उस सम्मेलन में क्या हुआ वो देखिए, जिसमें मौद्रिक तथा वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने की सहमति बनी। मुद्रा से संबंधित और वित्त से संबंधित जो भी मामले हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उस पर क्या बनी? सहमति बनी, जो ब्रेटन वुड सम्मेलन कहलाता है। ब्रेटन वुड सम्मेलन में युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए 2 संगठनों की स्थापना की कि युद्ध के बाद में जैसे जिस राष्ट्र को बहुत हानि होती है तो वहाँ पर पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, इसके लिए 2 संगठनों की स्थापना की गई, जिन्हें ब्रेटन वुड की जुड़वा संतान कहते हैं। और वो कौन कौन सी थी? वो थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरी थी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है 1929 की आर्थिक मंदी के कारणों की व्याख्या करें। तो 1929 में संपूर्ण विश्व को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, जिसका नकारात्मक प्रभाव सभी देशों पर पड़ा। इसके निम्न कारण थे। इसके क्या कारण थे वो अपन देखते हैं। पहला है उत्पादन की अधिकता। कृषि उत्पादों की अधिकता के कारण मूल्यों में गिरावट आई। अब ज़्यादा कृषि उत्पाद हो जाएंगे तो बिकेंगे नहीं, तो मूल्यों में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो परिणाम स्वरूप किसानों की आय का स्तर गिरने लगा। इस कारण सभी किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उत्पादन पर बल देने लगे, अतः खरीदारों की कमी के कारण आर्थिक सुधार संभव नहीं हुआ। अगला है इसका ऋणों में गिरावट।
तो 1920 के दशक में अमेरिका विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल था, 1920 के दशक में, तथा विभिन्न देशों को ऋण की अदायगी भी करता था। एक तरह का बैंक का काम करता था, वो सबको लोन देता था। परंतु आर्थिक मंदी के कारण अमेरिकी शेयर मार्केट में गिरावट आने से सभी देशों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई। लेकिन आर्थिक मंदी आ गई पूरे विश्व में, जिससे क्या हुआ, अमेरिकी शेयर मार्केट में भी गिरावट आ गई। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है औद्योगिकीकरण का युग। इस चैप्टर से अपने को कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक होगा रिक्त स्थान वाला प्रश्न जो कि 1 अंक का होगा, और एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, वो भी 1 अंक का होगा, और एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 2 अंक का होगा, और वो भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं, अति लघुत्रात्मक 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 2 अंक का होगा। ये यहाँ मिस प्रिंटिंग और की। तो रिक्त स्थान की पूर्ति वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको छांटता है क्या कहलाता है, तो वो स्टेपलर कहलाता है। ये तो आपकी आसानी से याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, कब हुआ, 1764 में। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में हुआ। अगला क्वेश्चन है 1854 में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई, तो कहाँ स्थापित हुई भाई, ये हुई बम्बई में। कहाँ स्थापित हुई, बम्बई में। अगला क्वेश्चन है पुराना तथा विश्व कर्मचारी होता था, तो क्या होता था, वो जाबर होता था। इसका अगला क्वेश्चन है प्रथम जूट मिल 1855 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई, तो ये बंगाल में स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो यह जमशेदपुर में स्थापित हुआ। अब इसके अपन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो हारग्रीव्स ने किया। हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई, तो वह बंबई में स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र कब स्थापित हुआ, तो इसका उत्तर है 1912। अगला हमारा क्वेश्चन है बुनकरों पर निगरानी करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी थे, तो उनको गुमास्ता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है बंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई, तो बंबई में प्रथम कपड़ा मिल है वो 1854 में स्थापित हुई। इंग्लैंड में किस दशक में कारखाने खुले, पहला ऑप्शन है 1710, दूसरा है 1720। अगले जो ऑप्शन है वो देखते हैं 1730 दशक, और लास्ट है 1740 दशक। तो इसका आंसर होगा 1730 का दशक। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व बाजार में किस देश का सूती वस्त्र प्रचलित था, तो इसका उत्तर है भारत। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि अति लघुत्रात्मक श्रेणी के प्रश्न है। सर्वप्रथम किसने भाप के इंजन का पेटेंट करवाया, तो 1871 में जेम्स वाट ने कराया। तो भाप के इंजन का पेटेंट सबसे पहले जेम्स वाट ने करवाया, और कब करवाया, 1871 में। भारत के 2 बंदरगाहों के नाम लिखिए जिनसे विदेशी व्यापार होता था, तो सूरत और हुगली से विदेशी व्यापार होता था। ये 2 बंदरगाह थे। भारत के 2 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखिए, तो पहला था जमशेदजी टाटा और दूसरा था द्वारकानाथ टैगोर। अगला हमारा क्वेश्चन है आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है कारखानों की स्थापना से पहले की अवस्था आदि औद्योगिकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है गुमास्ता कौन थे, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा गया था। बुनकरों पर नियंत्रण करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी गुमास्ता कहलाते थे। ये बुनकरों पर कंट्रोल करते थे और इनको वेतन मिलता था। अमेरिकी गृह युद्ध का भारतीय बुनकर पर क्या प्रभाव पड़ा, तो अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कच्चे कपास की कमी के कारण कच्चे माल की आवक की कमी हो गई, मतलब कच्चा माल मिलना कम हो गया कच्चे कपास की कमी के कारण।
अगला हमारा क्वेश्चन है, गिल्ड से आप क्या समझते हैं? तो यह एक प्रकार के व्यापारिक संगठन होते थे जो उत्पादन पर नियंत्रण करते थे। गिल्ड्स तो क्या होते थे? व्यापारिक संगठन होते थे। स्टेपलर्स का अर्थ लिखिए। तो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करने वाला स्टेपलर्स कहलाता था। अभी रिक्त वाला क्वेश्चन भी, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन भी था इससे संबंधित। आगामी हमारा क्वेश्चन है, आदि औद्योगिक व्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला जो इसका उत्तर है वो है व्यापार पर सौदागरों का नियंत्रण। तो आदि औद्योगिक व्यवस्था की दो विशेषता क्या है? व्यापार पर किसका? सौदागरों का नियंत्रण रहता था और उत्पादन घरों में ही होता था। भारत की प्रथम जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो भारत की प्रथम जूट मिल बंगाल में 1855 में स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है, कार्डिंग का अर्थ लिखिए। तो उत्पादन की एक प्रक्रिया जिसमें ऊन या कपास को क्या किया जाता था? कताई के लिए तैयार किया जाता था, वह क्या कहलाती थी? कार्डिंग कहलाती थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्लाई शटल की दो लाभ लिखिए। इसके दो क्या लाभ हैं? तो इसके लाभ हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ी। फ्लाई शटल से क्या हुआ? उत्पादन क्षमता बढ़ी और श्रम की मांग में गिरावट आई। तो अगला हमारा चैप्टर है वो है मुद्रण संस्कृति आधुनिक दुनिया। इस चैप्टर से अपने को कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जो कि 1 अंक का होगा, एक रिक्त स्थान वाला होगा वो भी 1 अंक का होगा, और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा वो भी 2 अंक का होगा। तो रिक्त स्थान वाले पहले देख लेते हैं। गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया। तो किसका आविष्कार किया गुटेनबर्ग ने? छापे खाने का। भारत में सर्वप्रथम प्रेस कहाँ आई? तो ये गोवा में आई। गोवा में सर्वप्रथम प्रेस आई। अगला क्वेश्चन है, 95% की रचना किसने की? तो ये मार्टिन लूथर ने की। ऐतिहासिक आख्यान क्या कहलाता था? तो वो गाथा गीत कहलाता था। क्या कहलाता था? गाथा गीत। अगला हमारा क्वेश्चन है, रोमन चर्च ने धर्म विरोधी विचार दबाने हेतु किसकी स्थापना की? तो उन्होंने इनक्विजिशन की स्थापना की। अगला हमारा क्वेश्चन है, इस्लामी कानून के विद्वान क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते थे? उलेमा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? इसका आंसर है 1878। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है ज्योतिबा फुले। अगला हमारा क्वेश्चन है, बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो इसका आंसर है जेम्स हिक्की ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी? तो गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक बाइबिल छापी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आई? तो इसका आंसर है गोवा। तो गोवा में आई। केसरी का प्रकाशन किसने किया? तो केसरी का प्रकाशन गंगाधर तिलक ने किया, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के समाचार पत्र का नाम लिखिए। तो उनके समाचार पत्र का नाम था संवाद कौमुदी। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि लघुत्तरात्मक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखनी है अपने को। तो इसका आंसर है 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। तो किसने किया? 1878 में लॉर्ड लिटन ने। इसके अनुसार भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर सेंसर लगाने का अधिकार मिल गया, मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकेंगे, ऐसा ये एक था। दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो मुद्रण के आविष्कार के बाद स्थानीय भाषा में भी वृहत स्तर पर पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। परिणाम स्वरूप पुस्तकों की कीमतों में गिरावट आई तथा पुस्तकों की संख्या बढ़ने से पाठक वर्ग में भी इजाफा हुआ। अगला क्वेश्चन है, कितागाओ उतामारो पर टिप्पणी लिखो। तो ये कितागाओ उतामारो कौन था? ये एक प्रसिद्ध जापानी चित्रकार था। उसने उकियो नामक एक नवीन चित्रकला शैली का विकास किया। कौन सी शैली का? उकियो शैली का। इसमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। अगला क्वेश्चन है,
छापे खाने की तकनीक में क्या क्या सुधार किए गए? इसका उत्तर है 18वीं सदी में छापे खाने का निर्माण धातुओं से होने लगा। किससे होने लगा? धातुओं से। भाप शक्ति का प्रयोग होने लगा और विभिन्न रंगों में छपाई होने लगी, मतलब अलग अलग प्रकार के रंगों से छपाई होने लगी। एक साथ अधिकतम पुस्तक भी छापी जाने लगी, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। अगला क्वेश्चन है छापे खाने का धार्मिक सुधार पर प्रभाव कैसे पड़ा? 19वीं सदी में सामाजिक सुधारक तथा धर्म सुधारकों के बीच सामाजिक कुरीतियां तथा धार्मिक पूजा संबंधी विचारों को लेकर काफ़ी वाद विवाद था। मतलब समाज में जो कुरीतियां थी और धार्मिक पूजा पाठ होते थे, उनसे संबंधी विचारों को लेकर कोई बोलता है ऐसे करेंगे, कोई बोलता है ऐसे करेंगे, तो काफ़ी वाद विवाद था। तो छापा खाने के आविष्कार से स्थानीय भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन संभव हुआ, तो लोगों में क्या हुआ? तार्किक चिंतन का भी विकास हुआ। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर से आपको कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक होगा वस्तुनिष्ठ शैली का, जो कि 1 अंक का होगा, और एक होगा लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि 2 अंक का होगा। पहला क्वेश्चन है अवनलिका द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किस क्षेत्र में होता है? तो चंबल बेसिन में होता है। काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो वो है लाल लेटेराइट। अगला क्वेश्चन है लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये लेटर, जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट। रेगर मृदा किस मृदा को कहा जाता है? तो काली मृदा को क्या कहा जाता है? रेगर मृदा कहा जाता है। आयु के आधार पर पुराना जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराना जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। आयु के आधार पर नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको खादर कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में बने क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको द्वार चो तथा तराई नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वांछित है? तो 33% वन होने चाहिए। भारत में निम्नलिखित भूमि है? तो भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित भूमि है। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतिक भागों का प्रतिशत है? तो 43% तो मैदान है और 30% पर्वत है तथा 27% भाग पठारी है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के, तो इसका आंसर है सुमेसर। अगला हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण की वकालत कब व किसने की? तो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना किसका उद्देश्य है? एजेंडा 21 का। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। समुद्र में कितने किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है? तो समुद्र में 12 समुद्री मील मतलब 22.2 किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा माने जाते हैं। अब आइए चलते हैं अपन लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन में क्या क्या आते हैं? इस प्रकार के संसाधन सजीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे मनुष्य, पादप, जलीय जीव जंतु आदि से, तो वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। और अजैव संसाधन होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे खनिज है, मृदा है, जल है, सूर्य ताप आदि। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में भू निम्नीकरण के कारण समझाइए। तो इसके जो कारण है वो आप देख सकते हैं। पहला जो कारण है वो जल के कारण मृदा अपरदन होना, दूसरा है अति सिंचाई के कारण जल कांत्रता होना, अगला है अति पशुचारण व वनोन्मूलन के कारण, और चौथा है मृदा का लवणीय व क्षारीय होना, और लास्ट है उद्योगों से निकले अपशिष्ट या गंदे रसायन युक्त पानी के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है भू निम्नीकरण के उपाय। अब इसके उपाय अपने को बताने हैं। तो पहला जो उपाय है वो है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके तथा वनोन्मूलन को रोककर। दूसरा है मरुस्थलीय तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को रोककर।
तीसरा है रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करके। और चौथा है जनसंख्या वृद्धि को कम करके। अगला हमारा क्वेश्चन है संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्याएं स्पष्ट करें। तो इससे क्या क्या समस्याएं हैं वो देखिए। संसाधनों के असंतुलित उपयोग से समाज अमीर व गरीब में बंट गया, दो भाग हो गए समाज के। दूसरा है संसाधनों के असंतुलित या अंधाधुंध उपयोग के कारण ओजोन परत है उसका क्या हुआ, क्षरण हुआ, मतलब उसको क्षति पहुंची, पर्यावरण प्रदूषण हुआ और भूमि निम्नीकरण तथा भूमंडलीय तापन जैसी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और कुछ व्यक्तियों के लिए संसाधनों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। और अगला है संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका प्राप्त नहीं होना भी या कमी होना भी गंभीर समस्या होगी। मतलब अगर अपन इनका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे संसाधनों का तो आगामी पीढ़ियों के लिए यह संसाधन नहीं रहेंगे या इनमें भारी कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो जल या वायु द्वारा मृदा का बहाव और कटाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। जल से भी या वायु से भी। तो पृथ्वी पर मृदा अपरदन व मृदा निर्माण की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। वायु द्वारा मृदा अपरदन मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक होता है तो जल द्वारा मृदा अपरदन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। मृदा अपरदन रोकने के उपाय या मृदा संरक्षण को समझाइए। तो मृदा संरक्षण अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके तथा वनोन्मूलन को रोककर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मरुस्थलीय या अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को भी रोका जाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। अगला है जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले अव्यवस्थित निर्माण कार्य को रोककर। अगला है रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद के उपयोग से। और लास्ट है पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करके। अगला हमारा क्वेश्चन है एजेंडा 21 क्या है, समझाइए। तो यह एक घोषणा है, क्या है ये, यह घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। ये एजेंडा 21 था। अगला क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। तो जब आर्थिक विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें, उस विकास को क्या कहते हैं, सतत विकास, पोषणीय विकास कहते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस चैप्टर से अपने को कुल 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक होगा वस्तुनिष्ठ और दूसरा होगा अति लघुत्रात्मक जो कि 1 अंक का होगा। पहला क्वेश्चन है 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो किसने किया, ओडिशा ने। अगला क्वेश्चन है टिहरी के किसानों द्वारा किस अभियान ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरक के बिना भी विविध फसल उत्पादन व आर्थिक कृषि उत्पादन संभव है। तो कौन सा अभियान था वो, बीज बचाओ आंदोलन और नवदान। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा समाज पशु पक्षी तथा वन्य जीव प्रेमी के रूप में जाना जाता है। तो वह समाज है बिश्नोई समाज। प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना कब प्रारंभ की गई। तो यह 1973 में प्रारंभ की गई। भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है बक्सा टाइगर रिजर्व किस खनिज के खनन से खतरे में है। तो यह डोलोमाइट खनिज के खनन से खतरे में है। भारत में 1952 में वन्य जीव को लुप्त घोषित किया गया। कौन से वन्य जीव को, एशियाई चीता को। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव उपजातियों की संख्या है। तो इसका आंसर है 8%।
अगला हमारा क्वेश्चन है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वन आवरण है? तो वह है 24.56% में वन है। विश्व में सर्वाधिक बिकने वाली कैंसर औषधि किस पादप से प्राप्त की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वह पादप है हिमालयन यव। आगे चलते हैं अपन अति लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है IUCN का शब्द विस्तार कीजिए। तो इसका शब्द विस्तार है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। अगला हमारा क्वेश्चन है संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं? तो संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं और उनके उदाहरण देने हैं। वे जीवों की जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, मतलब वो गायब हो सकती हैं, लुप्त हो सकती हैं, बिल्कुल कम हो सकती हैं। यदि लुप्त होने के कारण या परिस्थितियां बनी रहें तो इनका जीवित रहना कठिन है। उदाहरण कौन कौन से हैं? काला हिरण, मगरमच्छ, गेंडा, शेर, मतलब ये लुप्त हो सकते हैं, ये संकटग्रस्त जातियों में आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। तो पृथ्वी के स्थलीय जलीय भाग पर अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा वनस्पति का पाया जाना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में तथा विश्व में जैव विविधता कम होने के कारण अपने को लिखने हैं। तो वो कारण है मानव द्वारा अंधाधुंध वनों की कटाई से जीवों के आवास का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। अगला है मानव द्वारा जीव जंतुओं का अत्यधिक शिकार करना था अथवा उनको मारना। अगला है मानव द्वारा जनित वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, हरित गृह प्रभाव आदि से भी। और अगला है मानव द्वारा अनेक रासायनिक व कीटनाशकों के उपयोग द्वारा जीव जंतुओं व वनस्पति का नष्ट होना। अगला क्वेश्चन है मानव के लिए वन्य जीवों का महत्व अथवा संरक्षण की आवश्यकता समझाइए। तो मानव के लिए वन्य जीवों का क्या महत्व है और क्या संरक्षण की आवश्यकता है वो अपने को समझानी है। तो आइए देखते हैं। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रजाति का संतुलित संख्या में जीवित रहना आवश्यक है तथा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण द्वारा ही जल, वायु, मृदा की मूलभूत संरचना का बना रहना संभव है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने को समझाना है। तो यह बाघ के संरक्षण के लिए बनाई गई परियोजना है। तो टाइगर का मतलब बाघ होता है, तो ये बाघ के संरक्षण के लिए बनाई गई परियोजना है। बाघ वन्य जीव संरचना में महत्वपूर्ण जंगली जाति है। ये जाति ऐसे टाइप होने में मिस्टेक हुई है और 1973 में इस परियोजना की शुरुआत हुई। जनजातीय आदिवासी क्षेत्रों में वनों की कटाई या निम्नीकरण का प्रमुख कारण लिखना है। तो पूर्वोत्तर तथा मध्य भारत में स्थानांतरी या स्लेश और वन खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। तो यह आपको सुंदरवन है, बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, मानस बाघ रिजर्व असम में है, पेरियार बाघ रिजर्व केरल में है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और सरिस्का वन्य जीव पशु विहार राजस्थान में है। तो ये अपने को सारे याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है लुप्त जातियां क्या हैं? इनके अपने को उदाहरण देने हैं। तो वे वन्य जीव तथा वनस्पति जातियां जो इनके रहने उगने के आवासों में खोजने पर अनुपस्थित या नहीं पाई गई, मतलब गायब भी हो गई। तो कौन कौन सी हो गई? उदाहरण एशियाई चित्ता है, गुलाबी सिर वाली बतख, ये बतख है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है दुर्लभ जातियां क्या हैं? उदाहरण दीजिए। तो ऐसी जातियां जिनकी संख्या बहुत कम या सुभेद्य हैं और यदि इनको प्रभावित करने वाले कारक नहीं बदले तो सभी सुभेद्य जातियां दुर्लभ जातियां बन जाएंगी। तो नीली भेड़ है, गंगा की डॉल्फिन है, ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है जल संसाधन। इससे अपने को 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होगा रिक्त स्थान वाला और एक क्वेश्चन होगा लघुतरात्मक शैली का जो कि 2 अंक का होगा।
पहला क्वेश्चन है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो भारत में 144 सेंटीमीटर है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन जल विद्युत का है? तो कितना है? 22%। अगला क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदियों पे बनी हुई है? तो ये सतलुज और व्यास नदियों पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना कोष्टक बेसिन पर बनी परियोजना है। तो ये महानदी बेसिन पर बनी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध परियोजना कहाँ? गुजरात राज्य में वह नर्मदा नदी पर बनी है। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात तो राज्य में और नर्मदा नदी पर बनी है। भारत में विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह मेघालय राज्य के मासिनराम में होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क खेतों में घरों की छतों से पाइप लगाकर वर्षा का जल इकट्ठा करने के भूमिगत टैंक को क्या कहा जाता है? तो उनको टांका कहा जाता है। मेघालय राज्य में नदियों व झरनों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको बांस ड्रिप सिंचाई कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया। तो ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक उर्वरक है, तो वो क्या है? तलछट। अगला क्वेश्चन है, खादिन व जोहोड़ राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल के क्या हैं? ये सोर्स हैं, स्रोत हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्षा जल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो इसको पालदर पानी कहा जाता है और अपनी लोकल भाषा में पालरा पानी भी इसको कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का एक ऐसा राज्य जहां संपूर्ण राज्य में घर घर में छत से वर्षा जल संग्रहित किया जाता है, तो वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य के समय वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। तो कौन सा शासक था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखते हैं अपन अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके तथा संरक्षित जल को खेती के लिए क्या किया जा सके? उपयोग में लिया जा सके। जैसलमेर में इनको खादिन तथा अन्य क्षेत्रों में इनको क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। और पीने का जो पानी है उनको संग्रहण करने का जो टैंक है उसको क्या कहा जाता है? टांका कहा जाता है, जिसमें छत व आंगन का पानी संग्रहित किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं मानव विकास में किस प्रकार उपयोगी हैं? इनको अपने को समझाना है अथवा इनके लाभ, उद्देश्य और बांध के उपयोग भी अपने को लिखने। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं मानव विकास में निम्न प्रकार उपयोगी हैं। पहला है, सूखाग्रस्त व मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। दूसरा है, देश के अनेक शहरों में पेयजल आपूर्ति करवाती हैं। अनेक परियोजनाओं पर जल विद्युत उत्पादन का कार्य भी किया जाता है और नदी पर परियोजना बनाकर बाढ़ नियंत्रण किया जा रहा है। इन सभी बहुउद्देशीय कार्यों के संपन्न होने से कृषि, विद्युत, पेयजल, बाढ़ नियंत्रण जैसे अनेक आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जल दुर्बलता क्या है? इसके प्रमुख कारण लिखिए। तो जल दुर्बलता का अर्थ है किसी क्षेत्र में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी वहां जल प्राप्ति की क्या होना? कमी होना। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण जल की कमी हो जाती है तो जल उपलब्ध नहीं होता है, और सभी स्थानों पर जनसंख्या के अनुपात में भी जल का वितरण नहीं होना, और जल का अनेक कारणों से प्रदूषित हो जाना, या जल में अत्यधिक मात्रा में लवणता भी जल की दुर्बलता का कारण बनती है। तो आज के समय की मांग है कि जल संसाधनों का संरक्षण करें, इनका प्रबंधन करें, अच्छे से मैनेजमेंट करें, तो आने वाले समय के लिए जल को अपन सुरक्षित रखें।
अगला है जल एक नवीकरण योग्य संस्थान है, समझाइए। तो मानव जीवन के लिए सर्वाधिक जो उपयोगी संसाधन है वो कौन सा है? जल है। लेकिन वर्तमान समय में उपयोग योग्य जल की मांग में लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। अतः वर्षा, नदियों तथा प्राप्त जल को संरक्षित कर जल की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। नदियों में प्रवाहित जल को महासागरों में जाने से पहले आवश्यकता अनुसार बांध बनाए जाकर, और बांध से आसपास के क्षेत्रों में क्या होगा? भूमिगत जल स्तर बढ़ जाएगा और सिंचाई के लिए नहरों द्वारा पानी प्राप्त होगा। बड़े शहरों में पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। दूसरा है वर्षा जल को प्रत्येक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा संरक्षित कर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इन दो उपायों से जल को पुनः नवीकरण योग्य संसाधन के रूप में बना सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में जल संकटग्रस्त संसाधन है। इस कथन की अपने को पुष्टि करनी है। तो पहला है, भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल के अत्यधिक उपयोग में वृद्धि हो रही है, जिससे जल की क्या हो रही है? कमी हो रही है। और दूसरा, लगातार बढ़ रहे जल प्रदूषण के कारण उपयोगी जल का प्रतिशत भी क्या हो रहा है? घट रहा है। और तीसरा है, नदी नालों में बहकर शुद्ध जल महासागरों में चला जाता है, जो फिर क्या? उपयोग के योग्य नहीं रहता है। और अगला है, भारत में मानसून की अनियमितता के कारण वर्षा जल में भी कमी हो रही है, कि मानसून भी अनियमित रहता है। और जो अपने बाकी के जो चैप्टर हैं वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।